और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत में, आप जानकर हैरान होंगे, 6 दशकों के बाद आयोजित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों के जीवन में सुधार लाने के मकसद से सुधारों और उपायों के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं और भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था, तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने पिछले 1 दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक, भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जो हमारा आज का विशेष है वो भी यही है कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और भारत किस तरह से तमाम ये जो परिवर्तन हुए हैं बीते वर्षों में, अगर 10 वर्षों की बात की जाए, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट न सिर्फ भारत के लिए बल्कि एक रोल मॉडल हम कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए भी। इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता सिरोही जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज में। और मैम, सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कृषि जो वैज्ञानिक हैं
अर्थशास्त्री हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त नई दिल्ली में हो रहा है, अगले 2-3 दिनों तक और होगा। इसमें जो इसका टॉपिक है मैम, वो है कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम। और भारत की जो एक पद्धति रही है, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात कर ले या फिर कृषि को लेकर बात कर ली जाए, हम कमोबेश बीते कई वर्षों से हम उसको अपनाते आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज बदलती हुई परिस्थितियों में ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है सस्टेनेबल एग्री सिस्टम, सस्टेनेबल फूड सिस्टम? आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, हम देख रहे हैं कि सारी विश्व में जो खाद्य सुरक्षा है उसमें काफी सुधार हुआ। अन्न का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, और विशेषकर इंडिया में तो हमें पता ही है कि किस तरह से जब 1960 के दशक में जब हम लोग अनाज का वेट करते थे कि जब अनाज आएगा तब हम अपने लोगों को खिलाएंगे, तो उससे हम अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम विश्व के लिए अनाज उगा रहे हैं जी। लेकिन अब इन सब चीजों में क्या समस्याएं हमारे देश में आई हैं कि जो प्रदूषण बढ़ा है, प्रदूषण के साथ साथ जो मिट्टी की उत्पादकता में परेशानियां आई हैं, और साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन है वो एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है जी। और सारे विश्व में ये चुनौतियां हैं। और इसके साथ जो है समावेशी कृषि जो है, ये किस तरह से हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, हम उनको किस तरह से जो ग्लोबल वैल्यू चेन अब इमर्ज हो रही है, उनमें किस तरह से बाजार के साथ हम उनको जोड़े कि जिससे जो हमारा निर्यात बढ़ा है। पिछले जब हमने देखा था कि 50 मिलियन टन, 50 बिलियन का हमने कृषि क्षेत्र में व्यापार किया, अब उस सब का जो लाभ है हमारे छोटे से छोटे किसानों तक पहुंचे, ये सब जो है ये सब जो है एक हिस्सा है सतत कृषि के खाद्य सुरक्षा का जी। किस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जो इंडिया में जो रोल मॉडल है, अब जो फूड प्रोड्यूसर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमने बहुत सारी एक एग्जीबिशन भी लगाई है जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम लेके आए हैं। ये इतना अच्छा मॉडल है कि इसके बारे में इतनी चर्चाएं हैं और सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि किस तरह से ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल में बनाई हैं, कि वो कैसे छोटे किसानों के लिए आगे सीधा बाजार से जोड़ने का तरीका बने। ये जो है जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी, या तो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं या और देश विदेशों से जो हम लोग सीख रहे हैं, वो मंथन इसमें होगा। लेकिन डॉक्टर स्मिता, पहले चर्चाएं होती थी सिर्फ और सिर्फ कि आप एग्री प्रोडक्शन जो है उसको कैसे बढ़ाएंगे और इन चीज़ों को, लेकिन इस सम्मेलन में हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरी चेन है, हम उसको लेकर बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात कर, जिसको लेकर आज से पहले इतनी चर्चा नहीं हुई थी। तो मेरा सवाल ये कि अब इसमें हम प्रोडक्शन से लेकर, माने सीड से लेकर आपके एंड यूज तक, हम इस पर पूरा ध्यान दें। इसके लिए किस तरह के पहल की ज़रूरत है ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे? देखिए, सतत कृषि के ना 3 पहलू हैं। एक है कि वो आर्थिक रूप से लाभदायक हो, दूसरा ये है कि वो समावेशी हो, और तीसरा ये है कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो ये तीनों चीजों का जो समावेश करके पूरा प्रोडक्शन से लेके पूरा बाजार तक, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि कंज्यूमर की प्लेट तक, जो सारा है उसको हम किस तरह से आगे एक साथ चर्चा में लेके चले, हिस्सों में नहीं। हिस्सों में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम पब्लिक हेल्थ छोड़ देते हैं, फूड सेफ्टी छोड़ देते हैं। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हम वन हेल्थ की बात लेके चले, वन हेल्थ की बात यानी जो ह्यूमन हेल्थ है, साथ में जो क्लाइमेट, जो साथ में प्लांट हेल्थ है, और जो साथ में एनिमल हेल्थ है, जब हम तीनों सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, वही जो है पूरी श्रृंखला है एग्री फूड सिस्टम। ठीक है। ऐसे में चर्चा इसको लेकर भी हो रही है मैम कि जो अभी तक जो एक पारंपरिक तौर पे हम धान और गेहूं, मैक्सिमम हम स्टेट्स में देखते हैं कि लोग इसी पे फोकस करते हैं, एमएसपी को लेकर भी कुछ इसके पीछे ही कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि किसान जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं उस पर ध्यान दें, न सिर्फ ये किसानों की आमदनी के लिए, उनकी आजीविका के लिए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा?
ये बहुत ही जरूरी है कि अब हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राइस व्हीट इसका जो प्रोडक्शन है ये हम अपने लेवल पे एक पीक लेवल पे हम लेके आ चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि 136 मिलियन टन हम लोग धान उगा रहे हैं, 112 मिलियन टन के करीब हमारा गेहूं है। और इसी श्रृंखला में जब हम 2023 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर जब घोषित किया गया, उसको हम लोग G20 में भी साथ में लेके आए और हमने महर्षि का एक संरचना की और उसी को अब आगे ले जाते हुए, और उसकी इतनी सराहना की सारे देशों ने, उसी को आगे ले जाते हुए मिलेट्स की तरफ हम ध्यान दें, अन्य फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब की तरफ ध्यान दें। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन ना ही सिर्फ किसानों की आय वृद्धि के लिए जरूरी है पर पर्यावरण के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और ये सारे विश्व में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बहुत जोर है, वरना अभी क्या हो रहा है कि जो 3 क्रॉप हैं व्हीट राइस और मेज, 60% जो एनर्जी है डाइटरी एनर्जी जो है वो इन्हीं 3 क्रॉप्स से आ रही है और बाकी जो है जितनी भी क्रॉप्स हैं वो थोड़ी सी नेग्लेक्टेड होती चली जा रही है। तो इस तरफ जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि हम किस तरह के इंसेंटिव क्रिएट करें फार्मर्स के लिए। अभी क्या है कि जब हमें जरूरत थी 60 के दशक में तो धान और गेहूं की उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, हमने उस तरह के इंसेंटिव क्रिएट किए और हमने देखा कि हमारे फार्मर्स ने बहुत अच्छी तरह से उस पर रेस्पॉन्ड किया। और अब जो है आवश्यकता है कि हम इंसेंटिव्स को इस तरह से दें कि फार्मर खुद ब खुद धान और गेहूं की जगह और जो फसलें हैं, अन्य फसलें हैं, खासकर मिलेट्स है, मेज है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल सीड्स है, पल्सेस हैं, उन सब चीजों की तरफ अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान। और डॉक्टर स्मिता, हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक बल्कि दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी अब जो चूंकि क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि अब ये सच्चाई है, ऐसे में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज़ को डेवलप करने में लगातार वैश्विक समुदाय लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। अभी हमने देखा बजट में भी इसकी घोषणा की गई मैडम की तरफ से। तो क्या लगता है कि ये समय की ज़रूरत है कि अब इस तरह की क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हों, हमें उसके डेवलपमेंट पर और वो कैसे किसानों तक पहुँच सके इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, हम सब देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे देखते देखते पिछले 2 दशक में हम लोगों के देखते देखते किस तरह से जलवायु चक्र जो है चेंज होता जा रहा है। कभी तेज बारिश हो गई, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। अब वो हीट टॉलरेंट वेराइटीज जो है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ी तो जो है गेहूं खराब हो गया या धान खराब हो गया, तो उसके लिए जो है हीट टॉलरेंट वेराइटीज की बहुत आवश्यकता है। और इसमें भारत जो है एक बहुत अग्रणी देश है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वहां पे इस तरह की समस्याएं ज्यादा है। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज को जो टेक्नोलॉजी देनी है वो भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह का जो विशाल तंत्र है ICR के नाम से, तो ICR से बहुत सारी वैरायटीज रिलीज हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और दूसरा ये है कि जिस भी सिर्फ हीट टॉलरेंट वैरायटीज की बात नहीं है, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज की बात नहीं है, पर साथ में हमें भी ये भी देखना है कि बहुत तेज बारिश हो गई तो सारा का सारा जो बीज लगाया है वो सारा का सारा बह गया। तो किस तरह से पद्धतियां भी जो हैं हम इस तरह से चेंज करें कि वो पद्धतियां भी जो हैं हमारी, सिर्फ बीज ही नहीं और हमारी जो तकनीकियां हैं, जो पद्धतियां हैं, वो भी इस तरह की हो कि जो जलवायु में इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है उसको झेलने में और उसकी प्रतिरोधक शक्ति हमारे फार्मर्स की बढ़ाने में हम सक्षम रहें। चलिए, तो लबोलुबाब ये कि अभी ये सम्मेलन चल रहा है और इसके जरिए जो तमाम कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से कृषि पद्धति, कृषि सिस्टम जो हमारा है, फूड सिस्टम, उसको हम कैसे और भी हॉलिस्टिक उसका अप्रोच अपना सकें ताकि विकास भी हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। इसको लेकर लगातार मंथन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।